हमने इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर खासा वर्क सर्व किया, ये कि इंटीग्रल कैसे डिफाइन करते हैं, फिर इन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाए, और अगर आप इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते तो फिर इसका अंदाज़ा मुख्तलिफ न्यूमेरिकल तरीक़ों से कैसे लगाया जाए। तो फिर हमने ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स रूल वगैरह उस सब की बात की। अब हम कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस का इतलाक़ करेंगे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के ऊपर। और सबसे पहले ये कि अगर आप किसी कर्व के ऊपर चलते हैं तो आपको कितना फासला तय करना पड़ेगा। ये हम एक ऐसे फंक्शन के लिए करेंगे जिसको इस शक्ल में लिखा जा सकता है y इक्वल्स मसलन साइन x या 1/e⁻x प्लस x स्क्वेयर्ड वगैरह। लेकिन बाज़ फंक्शंस को यूं नहीं लिखा जा सकता, उनकी डेफिनेशन किसी रिलेशन के अंदर छुपी हुई होती है और उसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि अगर ऐसे इम्प्लिसिट फंक्शंस हों तो फिर हम इन्हें कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले हम लेंथ ऑफ कर्व्स पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं दो मुख्तलिफ किस्म के खमीदा खुतूत में फ़र्क करना चाहूँगा। फ़र्ज़ कीजिए कि हम किसी एक नुक्ते ए से चलना शुरू करते हैं और फिर किसी दूसरे नुक्ते बी तक पहुँचते हैं। हाँ, हम चाहें तो हम एक ख़त मुस्तकीम या सीधी लकीर पर चल सकते हैं ए से बी तक, या हम इस रास्ते पर चल सकते हैं जो एक खमीदा ख़त है। इसको हम ओपन कर्व कहेंगे। ये सूरत भी हो सकती है कि अगर हम यहां से शुरू हों ए से तो दोबारा चलने के बाद उसी नुक्ते पर पहुंचें। इसको बंद ख़त या क्लोज्ड कर्व कहते हैं। अगर हम किसी भी ख़त को बारीक बीनी से देखें और ये दो करीबी नुक्ते हों, हम अगर यूं चलते चले गए इस ख़त के ऊपर तो हम डेल्टा एस फासला तय करेंगे। लेकिन हम इस नुक्ते से इस नुक्ते तक यूं भी पहुंच सकते हैं, डेल्टा एक्स यूं जाया जाए और फिर डेल्टा वाई यूं जाया जाए, या फिर हम इस पर चल सकते हैं, ये सीधी लकीर है डेल्टा एल। अब वाज़ेह है कि डेल्टा एल और डेल्टा एस बराबर नहीं है, लेकिन डेल्टा एस तकरीबन डेल्टा एल के बराबर ही हो जाएगा जैसे जैसे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई छोटे होते जाएंगे या ये दो नुक्ते एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। अब चलिए हम इस मुसल्लस को देखते हैं और यहां से ये बात वाज़ेह है कि डेल्टा एल स्क्वेयर्ड बराबर है डेल्टा एक्स स्क्वेयर्ड जमा डेल्टा वाई स्क्वेयर्ड के। चुनाचे यहां से डेल्टा एल जो कि डेल्टा एस के नज़दीक है बन गया डेल्टा एक्स, और इसको अगर मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लूं तो इसको फिर मैं यूं लिख सकता हूं, 1 जमा डेल्टा वाई डेल्टा एक्स ताकत 2। अब ज्यों ज्यों डेल्टा एक्स छोटा होता जाएगा हम ये देखते हैं कि डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स डी वाई बाई डी एक्स के नज़दीक पहुंचता है, गोया कि ये उधर का स्लोप या ग्रेडियंट बनता। हम चाहें तो डेल्टा एक्स को एक दूसरी शक्ल भी दे सकते हैं। बजाय डेल्टा एक्स को बाहर निकालने के हम डेल्टा वाई को बाहर निकाल सकते हैं, और उस सूरत में स्क्वायर रूट के अंदर ये चीज़ रहेगी 1 जमा डेल्टा एक्स बटा डेल्टा वाई ताकत 2। अब चलिए हम किसी ऐसे ख़त को देखते हैं, ऐसे कर्व को देखते हैं जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया। हम चाहें तो इसको मुख्तलिफ छोटे हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो एक हिस्सा जिसकी लंबाई डेल्टा S1 है वो यहाँ पर है, दूसरा डेल्टा S2 इधर है, तीसरा, चौथा और पांचवा। हम कुल लंबाई यानी कि
डेल्टा एस को मालूम कर सकते हैं इन सब को जमा करके। तो डेल्टा S1 जमा डेल्टा S2 जमा डेल्टा S3 और आखिर में डेल्टा S5। यहां तो मैंने इसको 5 हिस्सों में तोड़ा था, लेकिन अगर हम इसको बहुत से हिस्सों में तोड़ें तो फिर ये बिल आखिर इंटीग्रल ds के नज़दीक पहुंचेगा, जिसके माने ये है कि हम कंटिन्यूअस लिमिट में आ चुके हैं। इसको मैं कुल लंबाई s का नाम दूंगा। तो s वो फासला है जो हम तय करते हैं इस लाल कर्व पर चलने के बाद। s को दो मुख्तलिफ शक्लों में लिखा जा सकता है। अगर हम x को एक आज़ाद वेरिएबल लें तो इसका मतलब ये कि फासला फिर ये बनेगा 1 जमा dy बटा dx ताकत 2, और यहां x x1 से चलेगा x2 तक। या अगर हम y को आज़ाद वेरिएबल लें तो हम s को एक दूसरी शक्ल भी दे सकते हैं, dy y1 ता y2, और यहां पर हम 1 जमा dx बटा dy ताकत 2। तो ये देखिए कि यहां पर हमें स्लोप dy बाई dx चाहिए, जबकि यहां पर हमें स्लोप dx बाई dy चाहिए। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। अब इस लंबाई के फॉर्मूले का इतलाक हम मुख्तलिफ कर्व्स के ऊपर करेंगे, और सबसे पहले y इक्वल्स x ताकत 3 बटा 2 लीजिए। हम इस कर्व की लंबाई लेना चाहते हैं 0 से 1 तक। सबसे पहले हम इसको प्लॉट करेंगे, और जब भी कोई सादा किस्म का कर्व हो तो बेशक आप इसको प्लॉट करें। तो हमें वो फासला चाहिए जो 0 से लेकर 1 तक का है। गोया कि अगर हम इस कर्व के ऊपर चलते गए तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये कुल फासला कितना होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले dy बाई dx निकालना होगा, जो ये है, और फिर हमें स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx स्क्वायर्ड चाहिए, जो कि ये है। उसके बाद फिर हम s निकालेंगे। s है इसका इंटीग्रल 1 जमा 9 बटा 4x, और यहां पर मैंने x को आजाद वेरिएबल लिया हुआ है। x 0 से 1 तक चलता है। तो बस अब ये इंटीग्रल हल करने की बात रह गई। इसको हम सबसे आसानी से यूं हल कर सकते हैं कि u को आप इसके बराबर ठहराएं, 1 जमा 9 बटा 4x। उस सूरत में du 9 बटा 4 dx बना, और फिर s में हम dx की कीमत डालेंगे जो 4 बटा 9 du है, और यहां पर u की ताकत आ गई 1 बटा 2। सिर्फ एक काम रह गया, यानी कि हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी लिमिट्स क्या हैं, इसके हुदूद क्या हैं। जाहिर है कि जब x 0 होता है तो u 1 होता है, और जब x 1 होगा तो u 1 जमा 9 बटा 4 यानी कि 13 बटा 14 होगा। तो चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। ये 4 बटा 9 बना, और u ताकत 1 बटा 2 को इंटीग्रेट करने से हमें 2 बटा 3 u ताकत 3 बटा 2 मिला, और इसके हुदूद 1 ता 13 बटा 4 है। अब इसको थोड़ा सा खोल लीजिए। ये है 8 बटा 27, और फिर हमें यहां पर 13 बटा 4 ताकत 3 बटा 2 मनफी 1 ये मालूम करना है। इसके बाद फिर हम अपने कैलकुलेटर को देखेंगे, और यहां से फिर
जवाब निकलता है 1.439। तो ये वो फासला है जो हम तय करेंगे इस कर्व पर चलते हुए यहां तक। लेकिन चलिए अगर हम सीधे जाते, इस खत मुस्तकीम पर चलते जो मैं अब आपके सामने बना रहा हूं, तो फिर हमें कितना फासला तय करना पड़ता। ये देखिए कि ये एक है, ये फासला भी एक है यहां से यहां तक का, गोया कि ये √2 है जिसकी कीमत 1.414 बनती है। तो अगर हम इस खत मुस्तकीम पर चलते तो हमें कम फासला तय करना पड़ता, यहां पर थोड़ा सा ज्यादा है। खैर, ये दोनों कर्व्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। अब हम इस कर्व की लंबाई हासिल करना चाहेंगे। यहां y बराबर है x ताकत 2/3, पहले 3/2 था, और इधर भी हम x 0 से 1 तक चलाएंगे। बज़ाहिर तो ये दोनों प्रॉब्लम एक ही जैसे हैं, लेकिन इनमें फर्क है। सबसे पहले अगर हम इन्हें प्लॉट करें तो फर्क वाज़े होता। यहां आप ये देखते हैं कि इसका ग्रेडियंट पहले से मुख्तलिफ है, और अगर dy/dx निकाला जाए तो यहां से 2/3 x ताकत -1/3 निकलता है। और जैसे जैसे x छोटा होता जाता है वैसे वैसे ये इन्फिनिटी को पहुंचता है। तो नजर आ रहा है कि ये स्लोप बढ़ता जा रहा है और 0 पे ये इन्फिनिट हो गया, यानी कि बिल्कुल ही सीधा हो गया ऊपर की तरफ। इसका मुकाबला कीजिए पिछले फंक्शन के साथ। तो पिछले फंक्शन में स्लोप 0 पर जाता है, यहां पर ये इन्फिनिटी पर जाता। खैर, दोनों 0 से शुरू होते हैं और दोनों 1 पे खत्म होते हैं। अब चलिए हम दूसरे फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले हासिल किया था। अगर हम x को बराबर कर दें y ताकत 3/2 के, तो फिर हम dx/dy बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये है 3/2, y ताकत 1/2, और फिर यहां से 1 + dx/dy ताकत 2, ये बन जाता है √1 + 9/4y। और अब y को चूंकि हमने आजाद वेरिएबल लिया हुआ है तो y चलेगा 0 से 1 तक, और ये फिर वही चीज बनी जो हमने पहले देखी थी x के इंटीग्रल में। फर्क सिर्फ यह है कि बजाय x के यहां पे y है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो वेरिएबल इंटीग्रेशन के अंदर होता है और जिसको हमने जाली या डमी वेरिएबल कहा था, उसके होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता। मतलब यह कि चाहे आप यहां पर t लिख लें या x लिख लें या s लिख लें, कोई फर्क नहीं है, इसकी कीमत वही है जो पहले थी। तो वाज़ेह है कि अगर हम इस कर्व के ऊपर चलें और इधर तक पहुंचें, या इस कर्व पर चलें और उसी जगह पर पहुंचें, तो हमें उतना ही फासला तय करना होगा। यह सवाल जरा मुख्तलिफ नौइयत का है। यहां हमसे यह पूछा गया है कि अगर कर्व sin x - x कोसाइन x हो और हम लंबाई जानना चाहें 0 और पाई के दरमियान, तो इसका अंदाजा लगाएं। और अंदाजा इसलिए कि इस सवाल को एग्जैक्टली हल करना मुमकिन नहीं। लेकिन सबसे पहले हम इस कर्व का एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ की शक्ल यह है। वाज़ेह है कि जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा। जब x पाई होगा तो साइन पाई 0 है, कोसाइन पाई -1 है, x पाई होगा।
चुनाचे ये पाई पर आकर खत्म होगा। अब हम इससे dy/dx बनाएंगे जो कि कोसाइन x बना, साइन x को डिफरेंशिएट करने से। फिर जब x को डिफरेंशिएट किया तो यहां पर मनफी कोसाइन x बना, कोसाइन x से मनफी साइन, चुनाचे यहां पर x साइन x आता है, तो dy/dx बना x साइन x। हमें स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx स्क्वेयर्ड की जरूरत है, जो ये है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर्ड साइन स्क्वेयर्ड x, और इसको बेशक आप f ऑफ x का नाम दें। तो हमें इस इंटीग्रल की जरूरत है, यानी कि कुल लंबाई जो है 0 से पाई तक, अगर हम इस नीली लकीर के ऊपर चलते गए यूं, तो वो लंबाई है 0 ता पाई, और हमारा आजाद वेरिएबल x है। चुनाचे हमें ये इंटीग्रल हल करने की जरूरत है, मगर ये इंटीग्रल आसानी से हल नहीं हो सकता, कम से कम मैं तो ये हल नहीं कर पाया। और इसकी कीमत, अगर मैं इसको कंप्यूटर के ऊपर हल करूं और बेहतरीन न्यूमेरिकल एनालिसिस का प्रोग्राम इस पर लगाऊं, तो इसकी कीमत निकलती है 4.698। इसको हम एग्जैक्ट फर्ज करेंगे। लेकिन अगर हम सिम्पसन्स रूल का इतलाक करें तो देखते हैं कि इससे क्या बनता है। लेकिन उससे पहले मैं इस फंक्शन को, यानी कि f ऑफ x को यहां पर प्लॉट करता हूं, ताकि ये बात हमारे सामने वाजे हो जाए कि इसकी शक्ल यूं बनती है, निहायत ही हमवार है। ये 1 से शुरू होता है, 1 पे ख़त्म होता है। और चलिए अब हम सिम्पसन्स रूल का इतलाक करते हैं। शुरू में हम इसके सिर्फ 2 हिस्से करेंगे, यानी कि एक हिस्सा जो यहां से यहां तक का है, और दूसरा हिस्सा जो π/2 ता पाई तक है। डेल्टा जो कि ग्रिड स्पेसिंग है वो π/2 है। अब चलिए, सिम्पसन्स रूल हमें यह बताता है कि हम डेल्टा यानी कि π/2 फिर 1/3 लगाते हैं पहले नुक्ते के लिए, और पहले नुक्ते पर f की कीमत 1 है। दूसरे नुक्ते पर 4/3 का वजन देना है, और फिर यहां पर f की जो कीमत बनती है π/2 वो डालनी है। और ये कीमत है असल में, कैलकुलेटर से जब मालूम करता हूं तो ये है 1.862। आखिरी नुक्ते पर 1/3 का वजन देना है, और f की कीमत यानी कि f एट पाई 1 है। इसको जब मैं कैलकुलेटर से हल करता हूं तो इससे फिर कीमत निकलती है 4.947। अब इन दोनों का मुकाबला कीजिए। हालांकि हमने सिर्फ यहां पर 2 हिस्से किए थे और 3 नुक्ते इस्तेमाल किए थे, एक ये और एक ये। हाँ, सिम्पसन्स रूल में इसके डेरिवेशन में हम इसके नुक्तों में से ये पैराबोला गुजारते हैं। ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा फर्क होगा पैराबोला और इस असल फंक्शन f में, लेकिन ये देखें कि ये हिस्सा और ये हिस्सा एक तरह से एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, लिहाजा ये अच्छा नतीजा बरामद हुआ। थोड़ा सा ये एरर था, लेकिन अगर n = 4 हम इस्तेमाल करें तो फिर हमें यहां पर π/4 लगाना होगा। पहले नुक्ते का वजन 1/3 है, दूसरे का 4/3। यहां पर हमें f की कीमत लगानी होगी π/4 पे, और फिर उसके बाद वाले नुक्ते का 2/3 वजन है। यहां पर f π/2 पर होगा। उसके बाद वाले नुक्ते का वजन भी 4/3 है, और यहां पर f
3π/4 पर होगा और आखिरी नुक्ते का वजन 1/3 है। और ये अब हम कंप्यूटर या कैलकुलेटर से हल करके इसकी कीमत निकाल सकते हैं। ये 4.731 बना। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जब हम 2 हिस्सों से 4 हिस्सों की तरफ गए तो हमारी एक्यूरेसी बेहतर हो गई। यहां पर जो एग्जैक्ट जवाब है 4.698 और यहां पर 4.731, जाहिर है कि हमने अब एक बेहतर नतीजा हासिल किया है। यहां पर हमें यह कहा गया है कि इस कर्व की लंबाई मालूम करें। y -π/4 से चलता है मुस्बत π/4 तक। मगर इस डेफिनेशन को देखकर थोड़ी सी परेशानी होती होगी आपको, इसलिए कि ये इस शक्ल का नहीं है और ना ही इस शक्ल का है। ये तो कुछ और ही चीज मालूम हो रही है। लेकिन ये हम जानते हैं कि अगर x को डिफरेंशिएट किया गया y के हवाले से तो यहां पर √ sec ताकत 4y -1 मिलेगा। और मैं आपकी थोड़ी सी याद दहानी कराना चाहता हूं। आपको याद होगा कि जब हमने इंटीग्रल्स की बात शुरू में की थी तो हमने ये साबित किया था कि अगर किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाए, उस फंक्शन को आप बेशक f कहें, और निचली हद के बारे में हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऊपर वाली हद x हो तो इसका जवाब f(x) है। और ये मैंने साबित करके दिखाया था। चुनाचे यही चीज मैंने इधर इस्तेमाल की है। अब चलिए हम यहां से 1 + dx/dy ताकत 2 हासिल करते हैं, जो कि इधर से 1 sec ताकत 4y -1 यानी कि sec ताकत 2y है। और इसको आप यूं भी लिख सकते हैं। अब हम y को आजाद वेरिएबल लेते हुए -π/4 से मुस्बत π/4 तक चलेंगे और इसके अंदर जो स्क्वायर रूट फैक्टर है वो sec² y है। अब इस इंटीग्रल को देखकर आपको फौरन ये ख्याल आना चाहिए कि जब tan y को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे sec² y मिलता है। चुनाचे इसका जवाब tan y है और इसको -π/4 से मुस्बत π/4 तक लेना है। लेकिन tan π/4 आपको याद होगा 1 है। चुनाचे यहां से हमें जवाब 2 मिला। अब हालांकि मैं चाहता था कि इसको मैं प्लॉट करूं, लेकिन ये कोई इतना आसान प्लॉट नहीं बनेगा और यही काफी है कि हमने इसका सही जवाब निकाल लिया है। लेंथ फॉर्मूले की मजीद मिसालों पर गौर करने से पहले मैं आपको इम्प्लिसिट फंक्शन से मुतारिफ करना चाहता हूं। इम्प्लिसिट का मतलब है एक्सप्लिसिट की जिद। एक्सप्लिसिट का मतलब है वाजे। तो वाजे तौर पर y फंक्शन ऑफ x बनता है। बहुत सी मिसालें आपके सामने हैं, मसलन sin x ताकत 2 जमा e ताकत x बटा 1 जमा x ताकत 2 वगैरह, या y ऑफ x बराबर e ताकत x बटा 1 जमा x वगैरह वगैरह। तो यहां पर यूं लिखा हुआ है y ऑफ x इक्वल्स समथिंग। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शंस में हम y को किसी दूसरी इक्वेशन के जरिए से पहचानते हैं और उस इक्वेशन के अंदर या उस रिलेशन के अंदर उस इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन पिन्हा है, छुपी हुई है। मसलन
यहां अगर मैं ये लिखूं x ताकत 2 जमा y ताकत 3 बराबर 3xy जमा 4, तो y को फिर मैं क्या लिखूं? वाज़ेह नहीं है। और इससे भी ज्यादा मुश्किल इक्वेशन हो सकती है, मसलन साइन एक्स वाई जमा कॉश 3x बराबर साइन y। तो यहां भी हम इस इक्वेशन को लिख नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते y ऑफ x इसके बराबर है, क्योंकि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सॉल्व करना, हल करना बड़ा ही मुश्किल काम है। फिर भी हम इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें हमें सिर्फ एक बात जहन में रखनी है कि y को कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए x के हवाले से, यानी कि इसका आप डेरिवेटिव ले सकते हो। तो फिर अगर ऐसी चीज हो, साइन ऑफ y x का फंक्शन है, आप जंजीरी उसूल के इस्तेमाल से इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, और यह है कोसाइन y dy बाई डी एक्स। या अगर y क्यूब्ड हो तो 3y स्क्वेयर dy बाई डी एक्स होगा। अब चलिए हम बहुत सी मिसालें हल करते हैं। फर्ज कीजिए कि y को इस रिलेशन या इस इक्वेशन से पहचाना गया है। हमसे ये पूछा गया कि dy बाई डी एक्स मालूम करें किसी भी ऐसे नुक्ते एक्स वाई के ऊपर जहां एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 1 के बराबर हो। तो चलिए हम दोनों साइड को डिफरेंशिएट करते हैं x के हवाले से। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर जमा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ 1 है। लेकिन किसी भी अदद को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे सिफर मिलता है, चुनाचे ये सिफर होगा यहां पर, और हमें ये मिलता है 2x जमा 2y dy बाई डी एक्स बराबर सिफर, जिससे फिर dy बाई डी एक्स की कीमत निकल आई, ये मनफी x बटा y है। अब हालांकि मैंने इसको रिलेशन कहा या इक्वेशन कहा, लेकिन आपने पहचान लिया होगा कि ये दरअसल एक गोले की इक्वेशन है। अगर ये मरकज लिया जाए और ये कोई नुक्ता है जिसको आप x y कह सकते हैं, तो इसका मतलब ये कि ये फासला x है, ये फासला y है, और ये फासला 1 बना क्योंकि x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 1 है। अब ये नुक्ता कहीं भी हो सकता है इस दायरे के ऊपर, इस गोले के ऊपर। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या हमारा जवाब यहां dy बाई डी एक्स का किस हद तक दुरुस्त है। अगर x को आप सिफर कर दें, यानी कि अगर आप इसको इधर करें, इधर देखें या इधर देखें, तो ये चपटा है, dy बाई डी एक्स सिफर है। इसके बरक्स अगर आप y इक्वल 0 पर देखें, जो इधर है या इधर है, तो इधर डेरिवेटिव इन्फिनिट बनता। अब चलिए हम एक दूसरी मिसाल की तरफ आते हैं। यहां हमसे dy बाई डी एक्स हासिल करने को कहा गया, और ये इक्वेशन है। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें x के हवाले से, तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई क्यूब, और दूसरी तरफ डी बाई डी एक्स ऑफ 1 जो कि सिफर होगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो कि 1 होगा, और यहां डी वाई बाई डी एक्स। तो अब चलिए इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये है 2x जमा, अब x को डिफरेंशिएट किया तो खाली यहां पर y क्यूब्ड आया, और फिर x को वैसे ही रखा और इसको डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया 3y स्क्वेयर डी वाई डी एक्स। इस तरफ हमें 1 जमा dy बाई डी एक्स मिलता है। चुनाचे अब हम इधर जाकर dy बाई डी एक्स को बाहर निकाल सकते हैं। इसको बाहर निकालने से अंदर ये चीज मिली
एक्स इंटू 3y² -1 बराबर 1 -2x -y ताकत 3, और फिर dy/dx इस तरह से निकल आया, ये ऊपर है और ये नीचे है। तो आपने देख लिया कि dy/dx निकालना काफी आसान था, जबकि इस इक्वेशन में y हासिल करना x के हवाले से बड़ा ही मुश्किल काम होता। अब हम इस कर्व की लंबाई हासिल करना चाहेंगे -1 से लेकर +1 तक। ये हम जानते हैं कि ये गोला है, और सबसे पहले हमें dy/dx चाहिए, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के हवाले से। तो उससे हमें 2x जमा 2y dy/dx बराबर 0 बनता है, जिससे dy/dx बन गया -x/y, और हमें 1 जमा dy/dx² चाहिए, जो कि 1 + x² बना। इसको जब हम हल करते हैं तो ये बन जाता है x² + y² गोया के ये 1/y बना। अब इस इक्वेशन के लिए हम y को एक्सप्लिसिटली सॉल्व कर सकते हैं, जिसका मतलब ये कि y को हम यूं हल कर सकते हैं x के हवाले से। y या तो मुस्बत √1 - x² है या मनफी √1 - x² है। लंबाई तो हम यूं हासिल करते हैं, x चूंकि आजाद वेरिएबल है, ये -1 से +1 तक चलता है, और ये 1/y की जगह पर मैं ये लिखता हूं 1 - x ताकत 2। हां, यहां जो मनफी अलामत है इसकी बात मैं थोड़ी देर बाद करता हूं। इस इक्वेशन को हल करने के लिए मैं x को कोसाइन ऑफ अल्फा के बराबर ठहराता हूं। उस सूरत में dx बनता है -d∝ sin अल्फा, और यहां पर फिर हमें यह मिलता है -d∝, ऊपर sin अल्फा है, नीचे 1 - cos² अल्फा है जो कि sin अल्फा है, और ये तो आपस में कट जाएंगे। लेकिन अब हमें सिर्फ ये तय करना है कि इसके हुदूद क्या होने चाहिए। तो जब x -1 बनता है उस वक्त अल्फा की कीमत पाई होती है, और जब x −1 होता है तो अल्फा 0 होता है, इसलिए कि कोसाइन 0 1 है, कोसाइन पाई -1 है। तो यहां जो हुदूद हैं वो पाई से 0 तक हैं, और यहां से फिर वाज़े तौर पर हमें ये जवाब मिलता है। अब मैं इंटीग्रेशन के हुदूद को अगर रिवर्स करूं तो यहां से मनफी साइन खत्म हो जाता है, और खाली ये रहता है जो कि पाई के बराबर है। इस जवाब को अब हम बेहतर तौर पर समझना चाहेंगे। तो ये एक इस तरह का दायरा है। यहां अब आप ये देख लीजिए कि अल्फा, x को मैंने कोसाइन अल्फा ठहराया है, तो अगर ये अल्फा है, ये x है, ये 1 है, और ये साइन अल्फा है या y है। अब जैसे जैसे अल्फा 0 से पाई तक जाता है, यानी कि यहां से यहां तक जाता है और इधर पहुंचता है, तो ये फासला जो इधर से इधर तय हुआ है वो पाई के बराबर है। और अगर हमने यहां पर ये दूसरी अलामत मनफी अलामत ली होती तो फिर हम इस निचले हिस्से को लेते जो यहां पर है, और इसकी लंबाई भी पाई के बराबर है। चुनाचे अगर हमने पूरा चक्कर काटा होता तो हमें कुल लंबाई
2 पाए की मिलती। इस लेक्चर में हमने इंटीग्रल कैलकुलस का इतलाक किया कर्व्स के ऊपर। तो अगर किसी कर्व के ऊपर आप चलते हैं तो कितना फासला आपने तय किया है। लेकिन ये वन डायमेंशनल प्रॉब्लम था। वन डायमेंशनल इसलिए कि एक ही अदद है जो ये तय करता है कि आप उस कर्व की किस जगह के ऊपर हैं। अगले लेक्चर में हम इंटीग्रल कैलकुलस का इतलाक करेंगे ये जानने के लिए कि मुख्तलिफ कर्व से हम रकबा किस तरह से हासिल कर सकते हैं, और फिर अगर इन कर्व्स को यूं घुमाया जाए तो फिर इनसे जो हुज्म बनता है उस हुज्म को हम मालूम करेंगे। ये अगले लेक्चर में।